अब खबरें विस्तार के साथ। मुंबई की लोकल ट्रेन में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। ठाणे जिले के मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर आज सुबह लोकल ट्रेन से 10-11 यात्री नीचे गिर गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। कई यात्री ट्रेन के दरवाज़ों पर लटक कर सफ़र कर रहे थे। रेलवे प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही भीड़भाड़ को नियंत्रित करने और यात्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की योजना भी बनाई जा रही है। महाराष्ट्र के ठाणे में दर्दनाक हादसा। लोकल ट्रेन से गिरकर 4 लोगों की मौत, 6 घायल। सोमवार सुबह महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मुंब्रा और दीवा रेलवे स्टेशनों के बीच हुए एक बड़े ट्रेन हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए। सेंट्रल रेलवे के मुताबिक भीड़ और असुरक्षित तरीके से यात्रा करना इस हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है। रेलवे और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हादसे की जांच की। कैसे हुआ हादसा? सेंट्रल रेलवे के मुताबिक कसारा से आने वाली लोकल ट्रेन से लटक कर यात्रा कर रहे लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जा रहे ट्रेन से लटके यात्रियों से टकरा गए। हवा के दबाव और बैलेंस बिगड़ने से यात्री चलती ट्रेन से पटरी पर आ गिरे, जिसकी वजह से यात्रियों को गंभीर चोट लग गई। लोकल पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कसारा के दरमियान जो लोकल चल रही थी, उसके गार्ड ने इस घटना की इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी है। इसमें लोकल में ट्रैवल करने वाले 8 व्यक्ति जो है वो ट्रैक के ऊपर गिरे थे। और देखिए किस तरीके से जो लोग दरवाजों पर लटके रहते हैं, उसी वजह से जो स्पीड थी लोकल ट्रेन की काफ़ी ज़्यादा थी। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि कुछ लोग लटके हुए दरवाजे पर, कर्व होने की वजह से वो डिसबैलेंस हो जाते हैं और डिसबैलेंस होने के बाद सीधे रेलवे ट्रैक पर गिर जाते हैं। तो ये जो है वो एक्सीडेंट स्पॉट है और इसी जगह से बड़ी तेज़ रफ्तार में लोकल ट्रेन आ रही थी। 100 की रफ्तार लोकल ट्रेन की बताई जा रही है, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दीवा और मुंब्रा स्टेशनों के बीच लोकल ट्रेन से कुल 8 यात्रियों के गिरने की घटना हुई, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन सभी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिवारों के दुख में सहभागी हैं। घायलों को तुरंत शिवाजी अस्पताल और ठाणे सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अब लोकल ट्रेन में लगेंगे ऑटोमेटिक डोर। इस घटना के बाद रेलवे ने मुंबई की सभी लोकल ट्रेन्स में ऑटोमेटिक डोर लगवाने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड ने फैसला लिया है कि मुंबई के लिए जो भी नई लोकल ट्रेन बन रही हैं, उनमें अपने आप बंद होने वाले दरवाजे लगाए जाएंगे। जो ट्रेनें अभी चल रही हैं, उनमें भी ये सुविधा जोड़ने के लिए बदलाव किए जाएंगे। ऑटोमेटिक दरवाजे का अच्छा कदम होगा। इस समय मुंबई की जो एसी लोकल ट्रेन्स होते हैं उसके ऐसे ही दरवाजे होते हैं, लेकिन जितनी भीड़ है, जितने यात्री हैं और जितनी ट्रेनें हैं और जितने फेरे हैं, क्या वो पर्याप्त होंगे? क्या लोगों को सिर्फ अंदर ट्रेन में ठूस देने से बात बन जाएगी? ये सब देखने वाली बातें होंगी। लेकिन ऐसे हादसे दुखद हैं और इनकी रोकथाम के लिए बड़े और कड़े दोनों कदम चाहिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। केरल में भी एक बड़ा हादसा हुआ है। केरल तट के पास एक सिंगापुर कार्गो शिप में डेक के नीचे अचानक विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में जहाज पर सवार 4 चालक दल के सदस्य लापता हो गए हैं, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना और तट रक्षक बल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युद्धपोतों और विमानों को मौके पर भेजा। रेस्क्यू ऑपरेशंस के तहत जहाज पर मौजूद सभी 18 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। मोदी सरकार के आज 11 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि हमारी सरकार की योजनाओं के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ जन जन का कल्याण है। हमने पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश की है। वहीं मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इकोनॉमी, भ्रष्टाचार और नोटबंदी से लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत की। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा।
जो विकसित भारत और विकसित भारत में अमृतकाल और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। एक जिम्मेवार सरकार, एक जवाबदेह सरकार, और इसके साथ साथ हम ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स ऑफ रिपोर्ट कार्ड, यानी हम अकाउंटेबल गवर्नमेंट। मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि पिछले 11 साल में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने भारत की राजनीति की संस्कृति को बदलकर न्यू नॉर्मल, न्यू ऑर्डर को स्थापित किया है। वहीं जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल बहुत गैर जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग में आते हैं तो कहते हैं हम देश के साथ खड़े हैं, बाहर जाते हैं तो प्रश्न खड़े करते हैं, और प्रश्न भी वो खड़े करते हैं जो बेबुनियाद है। इसलिए इस तरीके का नैरेटिव बनाने का काम, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि एक गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका वो अदा कर रहे हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने पूछा है कि 11 सालों में प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की। 11 साल में एक बार उन्होंने निडर होकर फ्रीव्हीलिंग वार्ता नहीं की है मीडिया से। दुनिया में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है, कोई राष्ट्रपति नहीं है। हाँ, एक साल पहले चुनाव के अभियान के दौरान प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, कैमरामैन, मेन एक्टर नरेंद्र मोदी जी थे। उन्होंने कई इंटरव्यू दी और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। वो तो एक साल पहले। पर बिना स्क्रिप्ट, बिना लिखे, निडर होकर मीडिया से बात क्यों नहीं करते हैं? मीडिया से सवाल क्यों नहीं लेते हैं कि क्या किया आपने 11 साल से? तो मोदी सरकार के 11 साल पर सरकार और विपक्ष में आर पार चल रहा है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। मोदी सरकार एट 11 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ आज का आवाज अड्डा। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला नया इतिहास रचने जा रहे हैं। वो कल यानी 10 जून को नासा के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतरिक्ष उड़ान पर रवाना होंगे। वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे और राकेश शर्मा के 40 साल बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे। देखिए रिपोर्ट। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला रचेंगे इतिहास। शुभांशु की अंतरिक्ष यात्रा इसरो को बड़ी उम्मीद। पहले बने फाइटर पायलट, अब करेंगे अंतरिक्ष की यात्रा। दुनिया के साथ भारत की नजर भी 10 जून को अंतरिक्ष जाने वाले एक्सियोम के चौथे मानव मिशन पर टिकी हुई है। इसमें लखनऊ के रहने वाले 39 साल के भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला नया इतिहास रचने जा रहे हैं। नाम शुभांशु शुक्ला, जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, मिशन एक्सियोम 4। यात्रा की शुरुआत 10 जून, स्थान नासा का केनेडी स्पेस सेंटर। अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने का समय 11 जून को रात 10 बजे। करीब 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष की यात्रा पर जाएगा। अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने के बाद करीब 14 दिनों तक शुभांशु शुक्ला वहां रुकेंगे। शुभांशु से 41 साल पहले 1984 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा रूस के सोयूज मिशन पर अंतरिक्ष गए थे। वो आईएसएस में शामिल होने वाले पहले भारतीय बनेंगे और अंतरिक्ष में जाने वाले केवल दूसरे भारतीय होंगे। नासा के मुताबिक शुभांशु शुक्ला ने रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर और बेंगलुरु में इसरो के एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में गहन प्रशिक्षण लिया है और वो एक्सियोम 4 मिशन पर अंतरिक्ष में खाद्य और पोषण से जुड़े प्रयोग करेंगे।
इस मिशन के लिए भारतीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने एक विशेष किट तैयार की है, जिसका उद्देश्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष विकिरण का खाद्य योग्य माइक्रोलॉजी पर प्रभाव का अध्ययन करना है, जिससे लंबे अंतरिक्ष अभियानों के लिए जरूरी और टिकाऊ खाना खोजने में मदद मिलेगी। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा भारत की अपनी मानव अंतरिक्ष यात्रा के लिए बेहद अहम साबित होगी। एक्सियोम 4 मिशन पर शुभांशु शुक्ला के साथ मिशन कमांडर पेगी विटसन, हंगरी के टिबोर कापू और पोलैंड से स्वलोज उन्स्नान्स्की भी होंगे। चारों अंतरिक्ष यात्री एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में उड़ान भरेंगे। तो कल सबकी नज़र शुभांशु की इस उड़ान पर रहेगी। हम भी आपको इस उड़ान का पूरा ब्यौरा CNBC आवाज़ पर देंगे और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी आप ये सारी चीज़ें लाइव देख पाएंगे। इधर स्टारलिंक को भारत में लाइसेंस मिल गया है। कंपनी जल्द ही सेवाओं की शुरुआत करने वाली है। स्टारलिंक कनेक्शन में कौन कौन से प्लान उपलब्ध होंगे, इसकी क्या कीमत होगी और क्या कोई शुरुआती खर्चा होगा, ये सारी जानकारियों के साथ मौजूद है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, फाइनली इलॉन मस्क का स्टारलिंक अब इंडिया में शुरू होने जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये अलग तरीके का एक ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड है, तो क्या कीमत होगी? क्या आम ब्रॉडबैंड के बराबर होगा, उससे महंगा होगा? क्या इसके पैकेजेस होंगे? शुक्रवार को सरकार ने स्टारलिंक को लाइसेंस दे दिया है। अब कंपनी को जल्दी ही स्पेक्ट्रम मिल जाएगा और उसके बाद कंपनी भारत में अपनी सेवाएं देने की शुरुआत कर देगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि भारत में कंपनी की सर्विस किस प्राइस पॉइंट पर मिलेगी। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि एक प्रीमियम सर्विस होगी और इसके लिए आपको एक अच्छी खासी रकम चुकानी होगी। सबसे पहले तो आपको इसके लिए एक डिवाइस लेना पड़ेगा। उस डिवाइस की कीमत 33,000 रुपए के आसपास हो सकती है। और दूसरा, उसके बाद आपको एक मिनिमम प्लान लेना पड़ेगा जिसकी कीमत 3,000 रुपए के आसपास हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये सर्विस थोड़ी सी प्रीमियम ही होगी। अगर मैं बाकी के साउथ ईस्ट एशिया के देशों की बात करूं, जैसे कि बांग्लादेश है या भूटान है, वहां पर कंपनी ने ऑलरेडी अपने सर्विसेज की शुरुआत कर दी है। कंपनी वहां पर अपनी ऑलरेडी बुकिंग ले रही है। अगर मैं वहां डिवाइस की बात करूं तो कंपनी वहां पर 33,000 रुपए का डिवाइस बेच रही है और जो उनका न्यूनतम प्लान है वो भी करीबन 3,000 रुपए के आसपास का। तो जानकार मानते हैं कि भारत में कंपनी की कोई भी ऐसी सर्विस अलग प्राइसिंग उसका नहीं होगा, तो सेम प्राइसिंग होगा। लेकिन इसका फायदा यह है कि जहां पर भी कोई दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ है या फिर समुद्र है, वहां पर आपको ये डिवाइस काफी काम आएगा। आपको वहां पर भी आपको कनेक्टिविटी इसकी मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप शहरों में इसकी लेने की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपको ये प्राइस पॉइंट काफी महंगा पड़े और आप इस प्रीमियम सर्विस को ना लें। जी असीम, शुक्रिया। इनफैक्ट सही कह रहे हैं आप, अभी जो आपको ब्रॉडबैंड लैंडलाइन घर पे मिलता है वो उसके मुकाबले काफ़ी सस्ता है और इस पे तो 33,000 का आपको सिर्फ डिवाइस लेना होगा। और जितना हमें पता है कि जो ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड होता है इसकी स्पीड भी कंपैरेटिवली लिमिटेड है, 100 से 120 Mbps के आसपास ही मिलेगी, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपको घरों में तो अभी 200, 300, 400, 500, 1000 Mbps तक के स्पीड्स वायरलाइन ब्रॉडबैंड से मिलते हैं। अब देखना होगा मस्क साहब का ये जो स्टारलिंक है वो कितना काम करता है। आगे बढ़ते हैं। मेघालय में हनीमून के दौरान नवविवाहित राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंदौर का जोड़ा 23 मई को मेघालय के ईस्ट खासी जिले से लापता हो गया था। मामला सुर्खियों में आने के बाद 2 जून को ड्रोन की मदद से खाई से राजा रघुवंशी की लाश बरामद हुई थी, लेकिन उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी लापता थी। एक लोकल गाइड की गवाही और CCTV फुटेज जैसे सुराग के सहारे पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई और आज सोनम रघुवंशी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मेघालय के DGP के मुताबिक सोनम को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से पकड़ा गया है। सुपारी किलर्स विक्की, आनंद और आकाश को ललितपुर और इंदौर से गिरफ्तार किया गया, लेकिन इस हत्या का मास्टरमाइंड और सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इस गिरफ्तारी के बाद राजा रघुवंशी के परिवार ने CBI जांच की मांग की है। मेघालय के डिप्टी CM प्रिस्टन तिंगसोंग ने कहा है कि मेघालय पुलिस की SIT, SDRF, NDRF और UP और MP पुलिस की मदद से इस कांड का उन्होंने मिलकर खुलासा किया है। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी और आरोपियों के ट्रांजिट की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। 4 individuals have been apprehended in connection with this case. 2 from Indore, Madhya Pradesh, and 1 from Lalitpur, Uttar Pradesh. In a further development, Srimati Sonam Raghuvanshi
has voluntarily surrendered at the Nanganj police station in Ghazipur district UP and is currently in the safe custody of the UP police. Necessary legal protocols are being followed for her transit and formal statement. चलिए खबरों में यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके काम की और भी कई खबरें होंगी। छोटा सा ब्रेक। बैक आवाज समाचार में और खबरें अब आपका इंतजार कर रही हैं, तो एक एक करके उन्हें लेते हैं। फ्रेंड पॉलिसी के बाद से बाजार का जोश फुल हाई है। सेंसेक्स निफ्टी दूसरे सत्र में भी आज बढ़त पर बंद हुए। कारोबारी हफ्ते का यह पहला दिन था जब सेंसेक्स 256 पॉइंट चढ़ा और 82,445 पर, तो निफ्टी 100 पॉइंट चढ़कर 25,103 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी बैंक लगातार चौथे दिन बढ़त पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज अच्छी खरीदारी थी। स्टॉक्स की बात करें तो पीएसयू बैंक, पीएसई शेयरों में आज बढ़िया खरीदारी दिखी। आईटी, तेल और गैस, मेटल इंडेक्स, इन सभी ने अच्छी बढ़त दिखाई। तो फार्मा, ऑटो इंडेक्स आज हरे निशान पर बंद होने में कामयाब रहे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर तनाव चरम पर है। ट्रंप के आदेश पर नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बाद लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारी और भड़क गए हैं। इस मुद्दे ने अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच सियासी जंग को और तेज कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के लॉस एंजलिस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर तनाव चरम पर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बाद लॉस एंजलिस में प्रदर्शनकारियों और नेशनल गार्ड्स के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। अवैध प्रवासियों की गिरफ्तारी के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के बीच लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई थी, लेकिन जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने फेडरल ऑफिस के बाहर जुटना शुरू किया, नेशनल गार्ड्स ने आंसू गैस का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिससे प्रदर्शनकारी और भड़क गए। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर डेमोक्रेट्स बनाम रिपब्लिकन्स के बीच की खाई को गहरा कर दिया। लॉस एंजलिस में हंगामा ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ है। हाल ही में की गई छापेमारियों में 100 से ज्यादा अवैध अप्रवासी पकड़े गए हैं और इसी कार्रवाई के विरोध में पूरे शहर में बवाल मचा हुआ है। प्रदर्शन की शुरुआत लॉस एंजलिस के डाउनटाउन से हुई थी, लेकिन जल्द ही ये पैरामाउंट और कॉम्पटन जैसे लैटिन बहुल इलाकों तक फैल गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने हालात को नियंत्रित करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स की तैनाती का आदेश दिया, जिससे अमेरिका की राजनीति गर्मा गई। कैलिफोर्निया के डेमोक्रेट गवर्नर गेविन न्यूसम ने ट्रंप के कदम को भड़काऊ बताया। उन्होंने कहा कि नेशनल गार्ड्स की तैनाती से तनाव बढ़ेगा और जनता का भरोसा टूटेगा। वहीं लॉस एंजलिस की डेमोक्रेट मेयर कैरन बास ने भी तैनाती का विरोध करते हुए कहा कि लॉस एंजलिस पुलिस और शेरिफ हालात को संभालने में सक्षम है। दूसरी तरफ हिंसा से भड़के रिपब्लिकन राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए जरूरी है। फिलहाल लॉस एंजलिस में हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या नेशनल गार्ड्स की सड़कों पर तैनाती से हालात सुधरेंगे या फिर और भड़केंगे। एक ताज़ा रिसर्च में पता चला है कि लगातार स्मार्टफोन और सोशल मीडिया चलाने वाले युवाओं में अकेलेपन का एहसास बढ़ रहा है, जिसमें बच्चे मतलब 10 साल से लेके 15, 16, 18, 20, 22 साल तक के बच्चे शामिल हैं, युवा शामिल हैं। इस डिजिटल वर्ल्ड में रियल रिश्ते कैसे बनेंगे, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आजकल, और शायद माता पिता और बच्चों के बीच में खाई भी क्रिएट हो रही है। बच्चे अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। तो आज शाम 5:57 पर इसी चीज़ पर बात होगी थोड़ी खुलकर। मोबाइल वाला बचपन, बढ़ता अकेलापन, ज़रूर जुड़िएगा हमारे साथ।